हाय एफ फ्लॉर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप सभी से कि आप लोगों को इस एफ के नेक्स्ट पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। एक्चुअल में मेरे सेकंड चैनल पे मैं दो एफ को एक साथ चला रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे 3 वीडियो एक दिन में ही अपलोड करने का बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं टाइम निकाल के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसकी वजह से कुछ दिन इसमें लग जा रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम दीजिएगा। जैसे ही वो दोनों ही एफ उस चैनल में कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं दोनों ही चैनल्स पे एक एक वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी, जिसकी वजह से दोनों ही चैनल्स में बराबर यानी कि दिन के एक वीडियो ज़रूर आएगा। लेकिन अभी जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि तब तक आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए यू आर नॉट मिस्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेसांग ने बहुत अच्छी प्लानिंग बना ली थी कि कौन उसके मतलब अपने अपने सेक्ट में रहेगा और कौन उनके साथ वे सेक्ट चलेगा महाराज पे हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ही प्लानिंग ख़त्म नहीं होती है, इसके आगे भी प्लानिंग चलते रहेगी, क्योंकि अब एक मेन काम था जो वो करना था। वो सभी लोग एक साथ वहाँ पे नहीं जा सकते थे और एक साथ जाके सीधे महाराज पे ही हमला नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें ग्रुप्स में अपने आप को डिवाइड करना होगा और साथ ही साथ अपने सैनिकों को भी वहाँ पे कैसे लेके जाना है इसके बारे में भी उन्हें सोचना होगा, क्योंकि इतना बड़ा दल लेके अगर एक साथ हो जाएंगे तो ऑफकोर्स सी बात है उनके महाराज के सैनिक उन्हें पल भर में वहीं पर ध्वस्त कर सकते हैं। जिसलिए उन्हें बहुत अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी कि कैसे वो अपने सारे के सारे सैनिकों को उसके राज्य में यानी कि वीर जो है ना उस पूरे राज्य में फैला दे, और साथ ही साथ महाराज को और ना ही महाराज के लोगों को किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता ना चले। लेकिन सैनिकों की बात तो पहले बाद में आएगी। अभी पहले ये बात आनी है कि कौन से लोग किस ग्रुप में होंगे। वेसांग के अकॉर्डिंग वेसांग ने ये डिसाइड किया था कि वहाँ पे सिर्फ 3 ग्रुप होंगे, जिसमें वो जो सेना होगी और जो सेना नायक होंगे वो 3 ग्रुप्स में बांटे जाएंगे। जिसमें से पहले ग्रुप में थे विंग और जैनचेंग, जो कि महाराज के महल के अंदर जाने वाले थे, और साथ ही साथ उनके साथ जंग सेक्ट के कुछ डिसिपल्स भी जाएंगे और साथ ही साथ कुछ सैनिक भी जाएंगे। दूसरे में थे जिनजिशियान और लानवांग जी, जो कि सेंटर में रहेंगे, यानी कि वीर राज्य के सेंटर में वो लोग रहेंगे और अपने सैनिकों के साथ वो लोग रहेंगे। और सबसे लास्ट में थे वेसांग और वैन ब्रदर्स, यानी कि वेंचा और वेंसु। ये तीनों उस राज्य के बाहर रहने वाले थे, ताकि वी सिटी जो है वो चारों तरफ से घिरी रहे, उनको कहीं से भी किसी भी तरीके का छूटने का ना ही मौका मिले और ना ही उन पे फाइट बैक करने का मौका मिले। वो 4 के 4 मतलब चारों तरफ से घिरे रहेंगे, और यहाँ तक कि वो ना ही अंदर की तरफ भाग सकते हैं और ना ही बाहर की तरफ भाग सकते हैं। उन्हें इस तरीके से घेरा जा सकता था। इस बात को तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया था कि सभी लोग किस ग्रुप में किस तरीके से यहाँ पे जाएंगे। लेकिन अब बात आती है सैनिक की। सैनिकों को अपने पूरे दल को अंदर कैसे लेके जाया जाएगा। उसके लिए वेसांग ने सजेस्ट किया था कि उन्हें आज से ही ये सारा काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी कि अपने जो डिसिपल्स हैं उनको सिविल ड्रेस में सिविल ड्रेस तो खैर नहीं होगा, वो सैनिक वाले ड्रेस में नहीं, नॉर्मल विलेजर्स की जो ड्रेस होती है उनमें आज से ही उनको भेजना स्टार्ट कर देंगे। वो लोग वहाँ पे जाना स्टार्ट करेंगे, लोगों से शरणार्थ वहाँ पे जाके रहने की जगह मांगेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारी धर्मशालाएं जो वो होटल्स रेस्टोरेंट्स होंगे वहाँ पे जाके वो रहना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो लोग धीरे धीरे जाएंगे, 2-4 लोग एक साथ और जाएंगे भी तो अलग अलग जगह, जिसकी वजह से उनकी पूरी सेना आराम से अंदर जा सकती है और किसी को इस बात पे शक भी नहीं होगा। ये बात तो हो चुकी थी कि वो कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, किसको वहाँ रखेंगे और किसे अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन इसके अलावा
एक और समस्या थी जो कि ये थी कि अगर एक ग्रुप मुसीबत में पड़ जाता है तो वो दूसरी ग्रुप के साथ कैसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आदमियों को जाके भेजा जाए कि जाके दूसरे ग्रुप को ये बता दो कि वो मुसीबत में है और उन्हें अब हमला कर देना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, यानी कि समय की बर्बादी होगी और हो सकता है कि रास्ते में ही उस आदमी को महाराज के लोग वहीं पे ख़त्म कर दें और वो दूसरे दल तक पहुंच ही ना पाए। इसलिए उसके लिए भी उन्हें कुछ स्पेशल ही सोचना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसा जिसके चलते एक झटके में ही या फिर ये एक कहो कि एक मिनट में ही सबको ये पता चल जाए कि उन्हें हमले के लिए अब तैयार रहना है। वेसांग ने इस बात की मतलब जो यहाँ पे रखा था ना कि उनको कुछ ऐसा चीज़ वहाँ पे रखना चाहिए जिसके चलते वो लोग आसानी से और एक पल भर में ही दूसरे दलों को भी ये सचेत कर दे कि वो हमला करने वाले हैं या फिर उनके ऊपर हमला होने वाला है और अब उन्हें भी हमला कर देना चाहिए। इसलिए विंग ने जब ये बात नोटिस की तो उसको याद आता है कि कुछ टाइम पहले उसने कुछ ऐसे तीर बनाए थे जिसके चलते वो अगर तीरों को आसमान की तरफ छोड़ता है तो वो आसमान में जाके बहुत बड़ा धमाका करते हैं और साथ ही साथ उसमें से अग्नि भी आती है, यानी कि उसमें से फायर भी आता है जिसको उसने नाम दिया था अग्नि तीर। और उनको यूज करना भी बहुत ज्यादा इजी था, यानी कि उनमें लगी हुई जो डोरी थी ना, अगर उनको खींचते हुए उस तीर को आसमान की तरफ उस डोरी को खींचते हुए आसमान की तरफ छोड़ दिया जाए तो वो आसमान में जाके बहुत बड़ा धमाका करता है और साथ ही साथ वो बहुत बड़ी अग्नि चिंगारियां भी अपने साथ लेके आता है, जिसकी वजह से मीलों दूर खड़ा इंसान भी उसे देख सकता है और उसकी ऊंचाई कम से कम 100-150 फीट ऊपर जाके तो बनती ही है, जिसकी वजह से उसे ऑलमोस्ट सभी लोग आसानी से देख सकते हैं। लेकिन उसे चलाने के लिए भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड बंदा चाहिए जिसको वो चलाना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर वो चलाते हुए थोड़ा सा भी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो कहीं दूसरी जगह जाके बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। इसलिए उस वक्त उसकी ग्रिप, यानी कि जो तीर के ऊपर की उसकी पकड़ होगी ना, वो भी टाइट होनी चाहिए और तीर एकदम सीधा ऊपर की साइड होना चाहिए। उसकी डोरी को खींचने से पहले मेक श्योर होना चाहिए कि सामने वाले के हाथ ना ही काँप रहे हों और ना ही उसका हाथ का निशाना थोड़ा आड़ा तिरछा जा रहा हो, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान पे या सामने कोई चीज़ है, कोई बिल्डिंग है, कोई घर है, वो जाके तबाह ना हो जाए। विंग और जेनचेंग को तो ये पहले से ही आता था, यानी कि वो पहले से ही जानते थे कि उस तीर को कैसे चलाना है, क्योंकि विंग और जेनचेंग ने मिलके ही उस तीर को बनाया था। लेकिन बाकी लोग ये नहीं जानते थे। लेकिन सिखाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और अगर सीखने वाले वांग जी और वेसांग जैसे हो तो ऑफकोर्स सी बात है, सीखने में उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस वक्त वो अग्नि तीरों को आसमान में छोड़ते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, इस बात पे कोई ना कोई सचेत जरूर हो जाएगा। इसलिए वो प्रैक्टिकली करके तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, वो लोग नॉर्मली उन्हें बता जरूर सकते हैं कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिकली बताते हैं तो उसमें एटलीस्ट उनके 2 तीर जाएंगे, क्योंकि एक वांग जी यूज़ करेगा और दूसरा वेसांग यूज़ करेगा। लेकिन अभी वो इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ महाराज के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं और महाराज अगर सच में इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने भाई को मरवा सकते हैं, तो अभी तक उनके यहाँ तक पहुँचने के बावजूद वो शांत तो नहीं बैठे होंगे। उनकी भी कुछ प्लानिंग्स होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि वो लोगों के साथ मिलके कर रहे होंगे। और अगर इस वक्त वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, वो महाराज तक ज़रूर पहुँचेंगे। और महाराज जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा शातिर है, वो उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे भी नज़र ज़रूर रखेगा। इसलिए प्रैक्टिकली करना महाराज को एक तरीके से संकेत दे देना कि यहाँ पे यंग सेक्ट में कुछ अलग चल रहा है। और वैसे भी विंग ने पहले ही इस चीज़ को सबके सामने रख दिया था कि वो इन चीज़ों का बिना किसी इमरजेंसी के यूज़ नहीं करेगा। और विंग ने जब ये अग्नि तीर सबके सामने रखे थे तो ये बात उनने सबके सामने रखी थी कि वो बिना किसी इमरजेंसी के इन तीरों को यूज़ नहीं करेगा। और साथ ही साथ उनको यूज़ करने के लिए सिर्फ विंग और जेनचेंग, ये दोनों ही बंदे अलाउड होंगे, बाकी कोई भी बंदा अलाउड नहीं होगा। और अगर ये चीज़ वो पहले ही बोल चुका है तो ऑफकोर्स सी बात है, महाराज भी अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई इमरजेंसी पड़ रही है जिसकी वजह से वो यूज़ कर रहे हैं। और हो सकता है कि उनका बना बनाया प्लान बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो सकता था। इस वक्त चीज़ें चाहे किसी भी डायरेक्शन में वो देखें, वहाँ से एक शक की निगाह या फिर ये कहो
कि कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स भी उनके पास आ रही थी कि हो सकता है अगर वो ऐसा करेंगे तो कुछ ऐसा गलत हो सकता है। इसलिए हर एक चीज़ को वो देख सुन के परख के ही आगे करना चाहते थे। विंग ने लान वांगजी और वेसांग दोनों को ही ये श्योरिटी दी कि वो कल सुबह तक उनको वो अग्नि तीर चलाना अच्छे से सिखा देगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है और ये दोनों ही अलग अलग ग्रुप्स में हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है ये दोनों ही बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई और ना भी कर पाए तो भी इन लोगों के ऊपर उसे बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसलिए उसने इन दोनों को ही चूज़ किया था। दूसरी तरफ वेसांग आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं एक और चीज़ वैन सेक्ट और जीन सेक्ट दोनों को ही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे से जाने के बाद आप लोग सबसे पहले ये बात किसी और को बताओ या ना बताओ, लेकिन मैंग्याओ और वैन किंग इन दोनों को ये बात ज़रूर बताना, ताकि वो पहले से ही राज परिवार से एकदम दूर रहने की कोशिश कर ले और आगे आने वाली जो मुसीबत राज परिवार के ऊपर आने वाली है उसमें एक रत्ती भर भी वो लोग ना फंसे, क्योंकि वो दोनों ही इनोसेंट हैं। और इस टाइम अगर वो दोनों अपने मेल जोल को राज परिवार के साथ बढ़ाते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है कहीं ना कहीं ज़्यादा ना सही कुछ असर तो उनकी लाइफ में ज़रूर होगा। इसलिए उन लोगों को जाके डायरेक्टली ये ज़रूर बताना कि उन्हें इस सब के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है और अपने आप को जितना हो सके राज परिवार से दूर रखना है। और एक बार अगर उन्हें ये पता चल गया कि विंग को उनकी हेल्प की ज़रूरत है तो ऑफकोर्स सी बात है वो लोग पीछे भी नहीं हटेंगे, क्योंकि मैंग्या और वैन किंग ये दोनों ही विंग के बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि विंग की हेल्प ज़रूर करेंगे। और हो सकता है तो आप लोग उन्हें कन्वेंस करना जितना हो सके राज परिवार के जितने भी राज वो जानते हैं या फिर जितना भी वो पता लगा सकते हैं वो और भी ज़्यादा पता लगा ले, क्योंकि मैंग्याओ कितना सातिर किस्म का इंसान है ये वो लोग भी बहुत अच्छे से जानते थे। वो लोग तो चाहते थे कि मैंग्या और वैन किंग को भी अपनी प्लानिंग में शामिल कर दे, लेकिन इस वक्त ये पॉसिबल ना था, क्योंकि एक और मीटिंग अगर वो यांग सेक्ट में रखते तो ऑफकोर्स सी बात थी इस बात में किसी ना किसी को ज़रूर शक हो जाता। और वो नहीं चाहते थे कि एक रत्ती भर भी शक राज परिवार के किसी भी लोग को हो या किसी भी मेंबर को हो। और साथ ही साथ शादी का भी अब ज़्यादा टाइम नहीं रह चुका था, और इस वक्त अगर वैन किंग और मैंग्याओ दोनों ही यांग सेक्ट आते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है ये बहुत बड़ा डाउट करने का मसला बन सकता है। प्लानिंग तो यहाँ पे पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये थी कि प्लानिंग जो हुई है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आएंगे ना आगे चल के। ये बात पूछी थी जिन सेक्ट के जिन जिशन ने, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि आज की मीटिंग के बाद कोई और मीटिंग नहीं होने वाली है। इसलिए वेसांग ने ये श्योरिटी देते हुए बोला कि नहीं, इस प्लानिंग में अब कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आज की जो भी प्लानिंग हम लोगों ने की है इसके अलावा कोई और चेंजेस इस प्लानिंग में नहीं होगी। जैसा कि हमने प्लान किया है हम एग्जैक्टली इसी के तरीके से चलेंगे। अगर हमें प्लानिंग चेंज करनी पड़ी तो हमारा पूरा का पूरा प्लान ख़राब हो सकता है। एक रत्ती भर की भी प्लानिंग मतलब चेंज करना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसके लिए हमें ना ही प्लान चेंज करने की ज़रूरत है और ना ही कोई अगेन दोबारा से कोई मीटिंग बैठाने की ज़रूरत है। इसलिए कोशिश करना कि हमारे प्लान जितना हमने अभी डिस्कस किया है वो 100% सक्सेसफुल हो। और तुम दोनों यानी कि वैन सेक्ट और जांग सेक्ट तुम दोनों को जो काम दिया गया है उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहना, और वहाँ जाने के बाद अपने आप को बहुत अच्छे से सिक्योर कर लेना, ताकि तुम लोग सेफ भी रहो और अपना काम भी अच्छे से कर पाओ। क्योंकि अगर तुम लोगों का के ऊपर ही किसी का ध्यान आ गया या तुम शक के दायरे में आ गए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए पूरी कोशिश करना कि तुम लोग किसी के भी शक के दायरे में ना आओ, और जितना हो सके उतने ज़्यादा गुप्त रास्तों को ढूंढने की कोशिश करना, उतने ज़्यादा गद्दारों को ढूंढने की कोशिश करना जो कि महाराज के अगेंस्ट हो। और जितना हो सके उन्हें पैसे का लालच देना, उन्हें लालच देना कि उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा या भी प्रमोट कर दिया जाएगा, ताकि वो लोग यानी कि जो महाराज की ही सेना है ना वो ही हमारे सामने आ जाए और हमारे ही साथ देना स्टार्ट कर दे। इस बात पे जिन सेक्ट और जांग सेक्ट दोनों ही एग्री करते हैं और पूरा मतलब श्योरिटी देते हैं कि वो अपने काम को 100% करेंगे। दूसरी तरफ विंग था जो कि इस वक्त वेसांग और लान वांगजी की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे उन दोनों को ही अग्नि तीर कैसे चलाना है ये सिखाना था। सारी की सारी बातें यहाँ पे हो चुकी थी। सारे के सारे बड़े लोग इस वक्त बच्चों की भी इस बात से पूरी तरीके से एग्री थे, और यहाँ तक कि वो लोग शॉक्ड भी थे, या ये कहो कि सरप्राइज थे कि वेसांग ने कितनी अच्छी रणनीति बनाई है। उसने हर एक चीज़ को बहुत
बहुत ज़्यादा ध्यान में देके हर एक चीज़ को किया है। और जहाँ तक बात थी निये मिंगजू की, उसको तो इस वक्त अपने भाई पे इतना गर्व महसूस हो रहा था ना कि मानो उनको ऐसा लग रहा था कि बचपन से जब जब से उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ा है, उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्होंने अपने भाई को जिस तरीके से पालना चाहा, जिस तरीके से उसको शिक्षा देनी चाहिए, जिस तरीके का इंसान उसे बनाना चाहा, फाइनली वो उसे वैसा बना चुके हैं। सभी लोग खुश थे इन सभी की प्लानिंग की वजह से और सभी लोग एग्री भी कर रहे थे। वहीं एक साइड में बैठा हुआ लैन चिरेन अपने मन में ही सोच रहा था कि चलो फाइनली उस इंसान को उसकी कर्मों की सज़ा मिलके ही रहेगी। उसने जितने भी दुष्कर्म किए हैं उसकी सज़ा उसे मिलके ही रहेगी। उसने हमारे दो ऐसे दोस्तों को हमसे छीना है जिसके बिना हमने कभी जीने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन उस इंसान ने उनको हमसे छीना है। और मैं चाहता हूँ कि उसके जितने भी बुरे कर्म हैं वो सब उसके ऊपर हावी हो जाए और उसको इतनी बुरी सज़ा मिले जिसके चलते वो कभी भी दोबारा जन्म लेना तो भी भगवान से यही मांग के आए कि कभी भी उसके दिमाग में कोई बुरा ख्याल ना आए, और वो गलती से भी कोई बुरा काम कर देना तो उस काम के लिए भी उसका पूरा का पूरा बॉडी कांपने लगे कि अब उसके साथ कितना बुरा होगा जब उसकी सज़ा उसको मिलेगी। लैन चिरेन इस बात से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहा था कि फाइनली वो इंसान अपने विनाश की तरफ बढ़ ही चुका है जिसने वी सेक्ट का विनाश किया था, वी फैमिली की विनाश की थी। और आज उसी वी सेक्ट का मेंबर, उसी वी जियांग का बेटा उससे बदला लेने जा रहा है। वी जियांग से और कांगशे शरण दोनों ही आज बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ऐसा कहते हुए उसने अपने आप को ही बहुत ज़्यादा काम डाउन किया कि फाइनली मेरी इच्छा भी पूरी होने जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।